हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष वर्मा, यूपीएससी फैकल्टी एट वेटिकन इंस्टीट्यूट रोहतक। इंडियन पॉलिटी में हम फंडामेंटल राइट्स को स्टडी करने लग रहे थे। हम ऑलरेडी 3 वीडियो जिसकी बना चुके हैं। अब ये लास्ट वीडियो रहेगी इसकी पार्ट 4, जिसके अंदर हम आर्टिकल नंबर 33, 34, 35, फिर क्लासिफिकेशन, फिर बेसिक फीचर और कुछ बातें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 33। आर्टिकल नंबर 33 पर जाने से पहले एक बार ज़रा आर्टिकल नंबर 19 उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर एक क्लोज हुआ करता जिसमें क्या रखा था कि हमारे देश के नागरिकों को एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार है। क्लियर है यहाँ तक? अब इस अधिकार की जो एक्सेप्शन है वो है आपके पास आर्टिकल नंबर 33। कैसे मिला? आर्टिकल नंबर 33 ये कहता है कि जो हमारे देश की आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, या फिर पुलिस फोर्स है, या इंटेलिजेंस एजेंसी है, या इसके जैसी और कोई फोर्स है, इनमें से कोई भी ना तो एसोसिएशन बना सकता, ना यूनियन बना सकता। इवन आर्टिकल 19 में जो बोल रखा था मूवमेंट का राइट, कि कोई भी नागरिक कहीं भी इंडियन टेरिटरी में घूम सकता है, उस अधिकार को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो आर्टिकल नंबर 33 क्लियरली एक्सेप्शन है किसकी? आर्टिकल 19 की, कि ना तो जो इस कैटेगरी के अंदर बंदे आएंगे ना तो वो एसोसिएशन बना सकते, ना यूनियन बना सकते, इवन जो उनकी मूवमेंट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब बात आती है कि कोई भी काम करते हैं ना तो उससे पहले कोई लॉ बनाना जरूरी है, कोई एक्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब वो लॉ टूटेगा, ब्रीच ऑफ लॉ होगा, तभी हम उनको पनिश कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाएगा? तो देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसके रिगार्डिंग जो लॉ बनाने का राइट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारे पास पुलिस फोर्स है वो स्टेट के अंडर आती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते कि पुलिस फील्ड के अंदर प्रमोशन, पनिशमेंट या फिर कोई भी कार्रवाई करनी, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके रिगार्डिंग जो लॉ मेकिंग है वो स्टेट डिसाइड करेगा। लेकिन ये इसमें भी एक एक्सेप्शन निकल के आ रही है कि जो इनके फंडामेंटल राइट किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने हैं उसके रिगार्डिंग लॉ स्टेट नहीं बनाएगा, उसके रिगार्डिंग लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगी। तो ये अगर एग्ज़ाम में आ गया तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट के अंडर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो फंडामेंटल को रिस्ट्रिक्ट करने वाला लॉ है वो कौन फ्रेम करेगा? वो पार्लियामेंट फ्रेम करेगी, स्टेट फ्रेम नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब बात आती है कि जब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वोलेट होता है तो आपके पास आर्टिकल 32 और 226 ये दोनों के दोनों आपको पावर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके आप अपने उन फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ाई लड़ सकते हो। लेकिन आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ जो इन एजेंसीज के ऊपर लागू होता है और वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करने लग रहा है तो आप किसी भी कोर्ट में जाके उनको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आपका पॉइंट नंबर 2। अब जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 ये काम का पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, जो भी हमारे पास ये फोर्सेस है इसकी 2 कैटेगरी है। एक तो होती है जो लड़ते हैं और एक होती है जो लड़ते नहीं है लेकिन सप्लीमेंट्री सारे और काम करते हैं, जैसे बार्बर होता है, जैसे कारपेंटर होता है, जैसे मैकेनिक होते हैं, कुक होते हैं। ये लड़ते, ये फ्रंट लाइन पे नहीं होते, ये बैक एंड पे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे जो जितने भी जरूरी काम है सारे के सारे संभालते हैं। तो बात ये आती है कि जो पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बनाने वाला है क्या वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो याद रखना कि जो हमारे पास ये कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं नॉन कम्बेटेंट्स, इस कैटेगरी के ऊपर भी ये जो लॉ है, ये एक्ट है, ये लागू होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं जी। हमारे पास जो सिविल लाइन होती है, सिविल लाइन में हमारे पास लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें होती हैं, ट्रिब्यूनल्स भी होती हैं। लेकिन जो मिलिट्री वाली लाइन होती है, मिलिट्री वाली लाइन की एक अलग से कोर्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल। अब होता क्या है कि हमने प्रोहिबिशन में और सर्स्यूरारी में ये देखा था कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट या इन्फीरियर कोर्ट है वो अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर कुछ भी काम करती है या फिर उसने कुछ गलत फैसला सुना दिया है तो प्रोहिबिशन तो उनको रोक देता है, और सर्स्यूरारी रोकता तो है ही है पेंडिंग केसेस के मामले में, बल्कि जिनके ऊपर ऑर्डर दिए जा चुके हैं उन ऑर्डर को भी स्क्वैश कर सकता है।
और दोबारा अपनी रूलिंग सुना सकता है। ये चीज़ हम पढ़ के आए थे रीट के अंदर। अब बात ये आती है कोर्ट मार्शल में जो इन्होंने वर्डिक्ट सुना दी किसी के खिलाफ, क्या वो अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है? तो इसका जवाब भी आर्टिकल 33 के अंदर ही मौजूद है। आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि जो रिट जूरिडिक्शन होती है उससे कोर्ट मार्शल बाहर रहेगी। कोर्ट मार्शल रिट जूरिडिक्शन में नहीं आती। यानी जब हम प्रोहिबिशन या सर्सियोरारी में ये देखते हैं कि हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या इन्फीरियर कोर्ट को आदेश देती है तो उसके अंडर कोर्ट मार्शल नहीं आएगी, रिट जूरिडिक्शन से बाहर रहेगी कोर्ट मार्शल। ये भी 33 के अंदर है, ठीक है। तो 33 आपके पास जो आर्म्ड फोर्सेज है और जो उनके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 34 जो कि मार्शल लॉ के ऊपर है। देखिए, इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर अगर मल एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको मिलिट्री अपने अंडर ले लेती है, ठीक है। और मिलिट्री अपने हिसाब से वहाँ पे रूलिंग करती है, वहाँ के जितने भी ऑफिसेज वगैरह है उनको रन करती है। अब यहाँ पे एक गड़बड़ी ये हो जाती है कि जिस तरीके से मिलिट्री ने वहाँ पे जाके एक तरीके से ओवर रूल करना स्टार्ट कर दिया तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत लोगों के वोलेट होने वाले हैं। अब बात ये आती है कि क्या वो उस कंडीशन में, वहाँ के जो नागरिक है, क्या उस कंडीशन में आर्टिकल नंबर 32 या 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो इसके ऊपर डिस्कशन दे रखा है आर्टिकल नंबर 34 के अंदर। तो देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि इट प्रोवाइड्स द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एफआर व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर मार्शल लॉ लग गया ना तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ना वो बहुत मज़ेदार है, जो सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो मार्शल लॉ क्या होता है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिख रखा। तो मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये तीसरी टर्म है जिसका यूज़ तो हुआ है लेकिन जिसकी डेफिनेशन नहीं है। कौन कौन सी? जैसे सबसे पहले हमने टर्म पढ़ी थी अनटचेबिलिटी कि जो आर्टिकल नंबर 17 के अंदर कि अनटचेबिलिटी के बारे में बोल तो रखा है पर क्या होती है इसके बारे में नहीं बोला। सेकंड हमने पढ़ा था माइनॉरिटी के बारे में। माइनॉरिटी का जिक्र कहाँ पे है जी? आर्टिकल नंबर 30 के अंदर। उसमें माइनॉरिटी तो बोल रखा है पर इसका मतलब क्या होता है नहीं बता रखा है, डिफाइन नहीं कर रखा। और अब तीसरी ऐसी एक टर्म निकल के आई है, कौन सी? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ भी एक ऐसी टर्म है जिसका जिक्र तो किया गया है फंडामेंटल राइट में लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं इस तरीके से कंपाइल होते हैं, आपकी जो डॉट से डॉट्स मिलती हैं इस तरीके से कि किन किन टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये याद रखना कि अपने पास ये 3 टर्म ऐसी हैं जो फंडामेंटल राइट्स में गिवन तो है बट नॉट डिफाइंड। अनटचेबिलिटी, माइनॉरिटी, मार्शल लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओनली पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक द लॉ। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये फिर से वही बात है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट वाली बात भी रिपीट होने लग रही है। क्या कहता है कि द एक्ट सो मेड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। यानी अगर कोई भी आर्मी का पर्सन है वो सामने वाले बंदे को किसी भी फीलिंग के साथ मार दे, पर्सनल दुश्मनी की वजह से मार दे, अब जो उसकी लिबर्टी थी, जो उसका राइट टू लाइफ था, अगर वहाँ पे उसकी वोलेशन हुई है तो कोई उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकता था। लेकिन कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस गया तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया वर्डिक्ट दी और जो इनकी एक अनलिमिटेड पावर थी उसको लिमिट कर दिया। अब जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर नागालैंड या फिर मिजोरम के अंदर कई बार वहाँ पे मार्शल लॉ लगे हैं, अफस्पा का एक्ट लगा है, और जब वहाँ पे ये अफस्पा के एक्ट लगते हैं तो वहाँ पे किसी की भी किलिंग हो जाती है और उसके रिगार्डिंग कोई भी केस फाइल ही नहीं होता। तो जब ये केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे थे तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी वर्डिक्ट दी थी जिसमें कहा था कि अगर आप मार्शल लॉ को डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब ये मत समझना इप्सो फैक्टो का क्या मतलब है जी? कि अपने आप से ये मत समझना कि इसका मतलब ये हो गया कि आप हाबस कॉर्पस की जो रिट है उसकी सस्पेंशन कर दोगे। यानी किसी भी बंदे को घर से उठाया, उसको गायब कर दिया, उसको मार दिया, तो ये मत समझना कि वो आप कर सकते हो। अगर कंप्लेंट आती है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट हाबस कॉर्पस लगा सकती है और ये ऑर्डर कर सकती है कि उसकी बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए। क्लियर?
तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पहले तक तो वैलिड हुआ करता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो आर्बिट्रेरी एक्शंस हैं उसके ऊपर लगाम लगा दी है। ये था 34। अब बात करते हैं, लास्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास अधिकार है लॉज बनाने के विद रिस्पेक्ट टू कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 16, 17, 23, 32, 34, 33 रह गया। हाँ जी, तो अब ये देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या क्या थे और इसमें कौन कौन से पोर्शन में ऐसे था कि जो पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। देखो जी, आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 ने पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, और उस वक्त हमने एक इसमें डिस्कशन किया था कि जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अगर यहाँ पे रिजर्वेशन देनी है वहीं के नागरिकों के लिए, वहीं के जो रेजिडेंट है उनके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट एक नोटिफिकेशन लेके आएगी और उस जो एलिजिबिलिटी है उनको जस्टिफाई करेगी। स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती, सिर्फ वो एक प्रपोजल रख सकती है, वो कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकती कि अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलता है तो जस्ट उन्हीं के बंदे वही रिक्रूट होंगे, बाहर वाले नहीं होंगे। तो आर्टिकल 16 में आपने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो इसके रिगार्डिंग लॉ बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 17 या 23 दोनों को मैं साथ में एक्सप्लेन करूँगा कि दोनों के दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। कैसे? क्योंकि जो 17 है ये भी एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है, और 23 है ये भी एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन को रोकने लग रहा है। ठीक है, ट्रैफिकिंग वगैरह जो होती है उनको रोकने का काम करती है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि पूरे देश में लॉ ऐसा होना चाहिए कि जो यूनिफॉर्म हो, हर पार्ट के अंदर वो सेम तरीके से एप्लीकेबल हो। तो इसलिए आर्टिकल 17 हो या आर्टिकल 23 हो, अनटचेबिलिटी हो या फिर ट्रैफिकिंग हो या फोर्स्ड लेबर हो, इनके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाएगी? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 तो हमारे पास रिट के रिगार्डिंग था, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ने के रिगार्डिंग था। इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल था? अब ये अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे एक तरीके से कन्फ्यूजन में आ गए और फिर से यूपीएससी यहाँ पे बाजी मार जाएगी। तो याद रखना, आर्टिकल 32 जब हम करने लग रहे थे तो उसमें एक लाइन लिख रखी थी जो मैंने आपको खास स्पेशल बताई थी कि पार्लियामेंट ऑथराइज है किसी अदर कोर्ट को भी रिट जूरिडिक्शन में रखने के लिए, कि अदर कोई भी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अलावा, ठीक है, वो कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, इशू कर सकता है। ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। याद आया कुछ? अगर याद नहीं है तो फिर पहले वाली वीडियो देखो, वहाँ से कंफर्म करो। आर्टिकल 33 पे आते हैं। 33, 34 ये तो अभी किए हमने। आर्टिकल 33, 34 दोनों के दोनों एक्सेप्शंस हैं, स्पेशली आर्टिकल 19 के, और उसके बाद आर्टिकल जो 34 है वो तो एक्सेप्शन किसका आ जाता है? 21 का भी आ जाता है कि किसी की पर्सनल लिबर्टी भी छीन सकते हो आप, नज़रबंद कर सकते हो लोगों को। और वहाँ पे तो कुछ मार्शल बंदे ऐसे हुआ करते जो किसी को मार भी दिया करते और उनकी कोई सुनवाई तक नहीं होती थी। ठीक है, तो जो आर्टिकल 33 है, 34 है, दोनों एक्सेप्शन है ये आपकी आर्टिकल 19 और 21 को लेके। तो ये जो चीज़ें बता रखी हैं कि जो अपने पास ये आर्टिकल हैं 16, 17, 23, 32, 33, 34, इनके रिगार्डिंग लॉ तो बनाना है, लेकिन वो लॉ बनाने का अधिकार किसका है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। और ये बात किस में लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है आपके आर्टिकल नंबर 35 में। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो हम अभी भी एक चीज़ मिस करने लग रहे हैं, और वो क्या है? आर्टिकल नंबर 31। उसका तो हमने अभी तक कोई जिक्र ही नहीं किया। तो चलो जी, अब उसका जिक्र करेंगे। अभी भी उसको थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ दो। अभी तक जितना हमने सीखा है एक बार इसकी क्लासिफिकेशन सीख लो। आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो या 18 हो, इन आर्टिकल्स के अंदर जो बात की गई है ना, अगर उसको हम अप्लाई करते हैं तो सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है? इक्वलिटी देखने को मिलती है। जैसे 14 कहता है कि कानून की आंखों में सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर कोई अप्लाई कर सकता है। 17 कहता है कि टाइटल्स कोई नहीं रखेगा, यानी डिफरेंस खत्म कर दो, सबको आम जनता बना दो। 18 कहता है कि भाई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना, तो यानी डिफरेंस खत्म कर दो, सबको समान बना दो, इक्वल बना दो। तो इसलिए आर्टिकल 14 से 18 को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? राइट टू इक्वलिटी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है
और ये एसएससी के अंदर तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं कि राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल्स बताओ कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये सारा का सारा जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, राइट टू इक्वलिटी बनेगा। क्लियर। अब बात करते हैं 19 से 22 तक। देखो जी, 19 में फ्रीडम थी घूमने की, बोलने की, ठीक है। उसके बाद 20 पे आ गए। 20 में प्रोटेक्शन मिली थी किस चीज़ के रिगार्डिंग, जो कन्विक्शन हुई थी उसके रिगार्डिंग। तो अगर आप किसी को भी कन्विक्ट कर देते हो तो उसमें उसके रिगार्डिंग हमने देखा था कि 3 तरह की प्रोटेक्शन मिली थी। एक तो जैसे नो एक्स पोस्ट फैक्टोला, कि अगर आज ब्रीच ऑफ लॉ हुआ है तो कानून भी आज ही होना चाहिए तभी आप उसको पनिश कर सकते हो। नो डबल जियोपार्डी, यानी एक बार अगर उसने गुनाह किया है तो एक बार ही सज़ा मिलेगी उसको, उसी सेम गुनाह की बार बार सज़ा उसको नहीं मिलेगी। और तीसरा पढ़ा था हमने नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसके अंदर भी क्या था कि एक तरीके से हम उसको फ्री करने लग रहे हैं कि भाई उसको कन्विक्ट एक बार तो आप कर रहे हो लेकिन बार बार नहीं कर सकते उसको, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 21 जिसके अंदर हमने बात की थी लाइफ के बारे में और पर्सनल लिबर्टी के बारे में, यानी फिर से क्या होने लग रहा है, एक तरीके से फ्रीडम मिलने लग रही है। उसके बाद इसी का एक पार्ट था आपका राइट टू एजुकेशन, यानी समाज में जीने का अधिकार से कम नहीं है ये, क्योंकि अगर एजुकेटेड नहीं है बंदा तो वो अच्छे से जी भी नहीं पाएगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 जिसमें हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि अगर आपको कोई अरेस्ट करता है या कोई डिटेन करता है, कैद करता है, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे फ्री करवा सकते हो, कौन कौन सी प्रोटेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इनको समअप करते हो 19 से लेकर 22 तक तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास, राइट टू फ्रीडम। इस ग्रुप का नाम हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। बात करते हैं 23-24। देखो 23-24 में आपने देखा होगा कि 23 कहता है कि भाई ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर ये नहीं होने देनी, और 24 क्या कहता है, 24 ने बोला कि जो हमारे पास 14 से कम के बच्चे हैं इनको हम फैक्ट्रियों में काम नहीं करने देंगे क्योंकि इनका एक्सप्लोटेशन होता है, ठीक है। तो 23-24 इसका जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, और मैं एसएससी जैसे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ अभी इस पोर्शन के लिए, जो एक क्लासिफिकेशन है इसके लिए। ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी बार पूछी जाती हैं क्लासिफिकेशन। उसके बाद आते हैं जी आर्टिकल नंबर 25 से 28। तो देखो जी 25 में क्या बोला गया था कि आप अपनी कॉन्साइंस को, अपने प्रोफेशन को, अपनी प्रैक्टिस को, अपने जो धर्म आपने माना है उसको प्रोपोगेशन को लेके पूरे फ्री हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहो। तो एक तरीके से धर्म के बारे में बात की है, आपको आज़ादी अपने धर्म को लेके। 26 में बोला गया था कि आप अपने हिसाब से अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, यानी वहाँ पे भी आप फ्री हो, किस में, रिलीजन की प्रैक्टिस में। 27 में बोला गया था कि भाई टैक्सेशन के लिए कोई भी आपको कंपेल नहीं करेगा, आपकी मर्जी है, आप पैसा देना चाहो तो दो, नहीं तो नहीं। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, अयोध्या मंदिर। अयोध्या मंदिर के अंदर आज के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो उसके कंस्ट्रक्शन वर्क में गवर्नमेंट एक पैसा भी अपनी तरफ से नहीं लगा सकती, लेकिन उस मंदिर को बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, और उस ट्रस्ट के अंदर जो आम जनता है, जिसकी श्रद्धा है, वो डोनेट कर सकता है। क्लियर। तो गवर्नमेंट अपना टैक्स नहीं देगी इसके अंदर, और लोगों को कंपेल नहीं करेगी टैक्सेशन के लिए, यानी लोगों को फ्री कर दिया कि आप चाहो तो पैसा दो वरना मत दो। वो था अपना 27। 28 जिसके अंदर बोला गया था फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि आपकी मर्जी है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना चाहते हो तो करो वरना मत करो। और ये किस केस में बोला था, जो हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4, इन दो केसेस के अंदर, जहाँ पे या तो स्टेट रिकॉग्नाइज करती है उन इंस्टीट्यूशंस को या फिर उनको एड देती है, लेकिन कंट्रोल नहीं करती स्टेट। तो जो स्टेट के कंट्रोल में होते हैं वहाँ पे तो आप रिलीजियस इन्फॉर्मेशन, जो पूरी तरीके से होली कंट्रोल है, वहाँ पे तो आप रिलीजियस कुछ भी काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ कंट्रोल वाला आ जाता है, लेकिन बना हुआ है किसी ट्रस्ट के थ्रू, तो वहाँ पे आप रिलीजियस इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और जो आप टाइप 3 टाइप 4 की बात करते हो, वहाँ पे वॉलंटरी बेसिस हो जाता है, ठीक है। तो आप देखोगे आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक हमने एक तो रिलीजन की बात की है, और एक तरीके से हमने लोगों को फ्री छोड़ दिया अपने हिसाब से काम करने के लिए। तो इसलिए 25 से 28 क्या कहता है जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है।
अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29 जब हमने किया था तो उसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ है उनका ध्यान रखना। और इसमें हमने ये बात साफ बोली थी कि वे बंदे यानी एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। तो अल्टीमेटली 29 में हमने उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया। और 30 के अंदर तो हमने देखा था कि माइनॉरिटीज़ की दो कैटेगरी भी उठा रखी थी, जो कि रिलीजियस थी और दूसरी लिंग्विस्टिक थी। हमने उनको ये कहा था भाई 30 के अंदर कि आप अपने हिसाब के इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, बट मल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरीके से जो कल्चर के और एजुकेशन के रिगार्डिंग जो राइट है स्पेशली कवर किन को किया गया, स्पेशली कवर किया गया माइनॉरिटीज़ को। लेकिन 29 के अंदर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन भी आ सकता है, ये याद रखना। तो आर्टिकल 29, 30 क्या हो जाएगा आपका, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब बात करते हैं आखिरी आर्टिकल 32, ये हो जाएगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फ्रीडम आपको मिली हुई है, जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, उसकी वोलेशन होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन कर ली हमने, थोड़ा सा एक इस बहाने रिवीजन भी हो गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि क्लासिफिकेशन के अंदर कि कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल आते हैं। पूछा जाए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तो उसके अंदर अकेला आर्टिकल 29, अकेला आर्टिकल 30 या आर्टिकल 29, 30 या फिर नन ऑफ दीज हो, तो आपका आंसर होगा सी, आर्टिकल 29 एंड 30। सॉरी, ना तो अकेला 29 होगा ना अकेला 30 होगा, इन चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे हैं 31 की, वो कहाँ रह गया। देखो जी, हुआ क्या था कि जिस टाइम पे हमें आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मींदार हुआ करते, जिनके अंडर बहुत ज़्यादा ज़मीन आया करती। और वो ज़मीन इतनी हुआ करती कि ना तो वे लोग वहाँ पे कोई काम किया करते, ठीक है, और ना किसी को वो बेचा करते, वो अपने अंडर ही रखा करते। लेकिन हमारी जनता भूखी थी, उनके पास रोज़गार नहीं थे, और रोज़ उस टाइम पे जो मशीन्स थी वो भी इंडिया के अंदर नहीं आई थी। यानी कुल मिला के जो मेजर वर्क फोर्स थी वो किसके लिए थी, ज़मीनी कामों को लेके, एग्रीकल्चर फील्ड को लेके। तो उनको काम करना है तो ज़मीन उनको चाहिएगी। अब वो ज़मीन ज़मींदारों के पास थी, तो नेहरू जी ने सोचा कि इनसे जो एक्स्ट्रा ज़मीन है जहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो ले ली जाए और उसके बाद गरीबों में वो बांट दी जाए। लेकिन उस वक्त दो आर्टिकल ऐसे थे, एक तो था आर्टिकल 19 का F पार्ट, जिसने कहा था कि आप अपनी ज़मीन को रखने का अधिकार रखते हो, वो अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही छीना जाएगा। यानी पहले लॉ बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर छीना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 31 था उसने एक बात ये कह दी कि जो अथॉरिटी ऑफ लॉ आपसे ज़मीन खरीदेगी, ज़मीन छीनेगी, एक्वायर करेगी, उसके रिगार्डिंग कंपेंसेशन देना मस्ट है। यहाँ पे सारी की सारी बात अटक गई। 19 में तो चलो यहाँ तक कह दिया कि अथॉरिटी ऑफ लॉ आएगी, एक कानून बनाया जाएगा, आपसे ज़मीन ले ली जाएगी, सरकार आपसे ज़मीन ले लेगी। लेकिन 31 ने ये कह दिया कि सरकार जितनी ज़मीन आपसे छीनेगी उसकी मार्केट वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी, आपको मिलेगी ही मिलेगी सरकार के थ्रू। अब यहाँ पे सरकार के पास बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, ज़मीन लेनी ज़रूरी है, और ज़मीन यूँ भी नहीं कि छोटी मोटी है, ज़मींदारों के अंडर पूरे के पूरे गांव के गांव हुआ करते। तो इसलिए आज़ादी के फ़ौरन बाद जब नेहरू जी ने इस समस्या को देखा तो उन्होंने कुछ ऐसे आर्टिकल बनाने स्टार्ट कर दिए कि जहाँ पे कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, स्पेशली कौन सा 19F और 31, अगर ये वायलेट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर अपील ना हो सके। और उसी के चलते आपके पास आर्टिकल 31A, 31B, 31C, ये 3 अलग अलग आर्टिकल बने। 31A, 31B, 31C, ये क्या करते हैं, ये आपके आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 31, अगर इनमें से किसी भी एक आर्टिकल की वोलेशन होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे न्याय मिले। क्लियर। दूसरी बात ये देख लो जी, आर्टिकल नंबर जो आपके पास 31 है, ये 31A, 31B और 31C इनसे अलग है।
ये अपने आप में एक अलग आर्टिकल है और ये सारे के सारे एक अलग आर्टिकल है। लेकिन 31A, B, C ये 31 से रिलेट करते हैं, तो इसलिए इसको 31 की कैटेगरी के साथ जोड़ दिया गया। धीरे धीरे करके जब 1976 1978 ये जो दौर आया था जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेजर चेंजेस किए गए थे, उस वक्त फिर एट लास्ट 19F को और 31 को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जब ये एक्सेप्शन वाले आर्टिकल बनने लग रहे थे 31A, 31B, 31C, उस दौरान एक बहुत ही ज़बरदस्त शेड्यूल बना। शेड्यूल क्या होते हैं? अनुसूची होती है, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस उसके बारे में सुन लो। हमारे पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, 9वें नंबर की एक लिस्ट बनाई, 9th शेड्यूल। क्या बोला? 9वें नंबर की एक लिस्ट बनाई, 9th शेड्यूल बनाया। इस 9th शेड्यूल के अंदर लिस्ट है ना, लिस्ट के अंदर क्या होती है? चीज़ें लिस्टेड होती हैं। तो इसके अंदर लिस्टेड किया गया किनको? लाज को। और ये लाज कैसे थे? ये लाज सारे के सारे ऐसे हुआ करते जो कि ज़मीन को एक्वायर किया करते, या फिर एक्वायर करके जो कंपनसेशन नहीं देना, इस तरह की बातें कहा करते। खास बात ये थी कि 9th शेड्यूल के अंदर जो जो लॉज लाई करेंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने का प्रोविज़न था। दोबारा सुन लो जो मैं कहना चाहता हूँ। हमने एक कानून बनाया, ठीक है, उस कानून में ये कह दिया कि हम एक लिस्ट तैयार करने लग रहे हैं। वो लिस्ट कहाँ पे मिलेगी? 9वें नंबर पे मिलेगी। और इस लिस्ट के अंदर जितने भी कानून हम डालते जाएंगे उनके ऊपर कोई भी कोर्ट किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये ओरिजिन था 9th शेड्यूल के बनने का। ठीक है। जब स्टार्टिंग हुई थी तो इसके अंदर गिने चुने 10-20 अपने लॉज हुआ करते, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुछ गवर्नमेंट ने इसमें इतना मज़ा आने लगा कि भाई किसी भी तरह का कानून बनाओ, चैलेंज वो होना है नहीं, क्योंकि 9th शेड्यूल में पड़ा है। तो ये जो संख्या थी लॉज की, ये 282 पहुंच गई। अब जब ये संख्या 282 पे पहुंच गई तो रिसेंटली, यानी 2007 की बात कर रहा हूँ, 2007 में IR कोहेलो, ये आगे आएगा मैं बताऊंगा फिर से, कोहेलो एक केस होता है। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट बताती है कि अगर आप ये सोचते हो कि आप एक ऐसा आर्टिकल बना रहे हो, एक ऐसा आप अनुसूची बनाने लग रहे हो कि जिसके अंदर जो भी लॉ होंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो जुडिशियल रिव्यू है, इस जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने बात की थी क्या कभी? हाँ भाई की थी, याद करो कहाँ पे की थी। इसके बारे में हमने बात की थी आर्टिकल नंबर 13 में। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई जो अपना आर्टिकल नंबर 13 है ना, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। क्या बोला? आर्टिकल 13 अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। और केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि आप संविधान में कुछ भी करो लेकिन बेसिक फीचर उसको नहीं छेड़ सकते, यानी जुडिशियल रिव्यू को भी नहीं छेड़ सकते। तो 9th शेड्यूल जो भी बना है वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। तो उसके बाद से भाई जो 9th शेड्यूल है इसकी जो मान्यता हुआ करती कि इसके अंदर कुछ भी डाल दो, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, ये मान्यता ख़त्म होगी। और फिर बहुत सारे केस दोबारा रिव्यू हुए और उस लिस्ट में से बाहर निकाले गई, ठीक किए गए उनको। ठीक है। तो ये देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से खेल खेला गया है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ना हो या आर्टिकल 13 अगर आपका ना हो तो हम बिल्कुल एक तरीके से साइड में पड़ जाते हैं। सरकार चाहे किसी भी तरह का लॉ बनाए, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जुडिशरी का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 32 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, आर्टिकल 32 को। क्लियर? अब फोकस करते हैं टोटली अपने आर्टिकल 31 पे। अब आर्टिकल 31 का मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ, पहले एप्लीकेशन बताता हूँ। मान लो हमारे पास 2 बैंक है। अब 2 बैंक है, उनको नेशनलाइज किया जा रहा है, यानी उनका सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो गवर्नमेंट अपने अंडर देने लग रही है। ये अधिकार कहाँ से मिला? 31A से मिला। ठीक है। अपने पास अभी रिसेंटली पिछले साल एक कंपनी हुआ करती IL&FS, जिसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े थे कि हम उसको डूबने नहीं दे सकते थे। तो गवर्नमेंट ने आके उसको ओवरटेक कर लिया। ये अधिकार कहाँ से आया? 31A से आया। 2 बैंक है, उनको आपस में मर्ज कर दिया, विलय कर दिया। ये अधिकार कहाँ से आया? 31A से आया। अपने पास जो कोल माइनिंग होती है,
ठीक है, हमने ये तो है नहीं कि ज़मीन के अंदर खोद के ही देख लिया कि इसमें कितना कोयला है। जब हमने उसको लीज़ पे दे दिया और जब खुदाई शुरू हुई तो पता चला कि जितना हमने सोचा था इसके अंदर उससे ज़्यादा मटेरियल पड़ा है। तो उस टाइम पे जो लीज़ की कंडीशन होती है, ठीक है, उसको चेंज करने का अधिकार वो कहाँ से आएगा? 31A से आएगा। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब हम लीज़ पे दे देते हैं ना चीज़, जैसे हमने किसी भी बिल्डिंग को 10 साल के लिए किसी को लीज़ पे दे दिया तो 10 साल से पहले तक हम उसकी कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कोई भी माइनिंग होती है, अब माइनिंग होती है तो जब उसको हम लीज़ पे देने लग रहे हैं तो वहाँ पे हम ये अधिकार रखते हैं कि बीच में भी हम उसकी कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। और ये अधिकार हमें कहाँ से मिल रहा है? 31A से मिलने लग रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेता हूँ, येस बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। 2020 के अंदर आपने देखा कि जो येस बैंक है वो डूब गया। ठीक है, उसके शेयर प्राइसेज हैं वो बिल्कुल 5 रुपये पे आ गए थे और कहाँ से 175 के आसपास थे उसके शेयर प्राइस, सीधे 5 रुपये पे आ गए, वो डूब गया। अब डूबने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने उसके अंदर, जिनको ये लग रहा था कि हाँ गवर्नमेंट इसे ओवरटेक करेगी, पूरा डूबने नहीं देगी, तो उन्होंने इसके 5 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लिए। अब खरीद तो लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि जब इसके प्राइस 5 से 50 यानी 10 गुना हो जाएंगे तो हो सकता है कि अपना मोटा प्रॉफिट देखते हुए लोग इसके शेयर को बेच दें और एकदम से फिर से ये बैंक है, इसकी शेयर वैल्यू है वो बिल्कुल गिर जाए। इसलिए गवर्नमेंट एक रूल लेके आई, कह दिया कि भाई जो भी इसके जो शेयर खरीदेगा 100 से 99 से ज़्यादा, कितने 99 से ज़्यादा जो भी इसके शेयर खरीदेगा वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएंगे। 3 साल तक आप उन शेयर को बेच नहीं सकते। तो जो इस तरह की कंडीशन है, ये लाने का अधिकार ये भी कहाँ से मिला है गवर्नमेंट को? 31A से मिला है। अब जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, अब उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्या रखा है? एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। कोई भी ज़मीन है जो कि आपकी लिमिट से ज़्यादा है, क्योंकि कानून बताता है कि आप इतनी ज़मीन का अधिग्रहण आप अपने पास रख सकते हो, इससे ज़्यादा ज़मीन अगर आपके पास है तो गवर्नमेंट वो आपसे छीन लेगी। तो ये छीनने का अधिकार 31A में आ गया। ठीक है, मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी होती है उसका जब नेशनलाइजेशन किया जाता है, IL&FS है, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर लिया, ये इस यहाँ से मिला। अमलगामेशन ऑफ कॉरपोरेशंस, 2 बैंक मर्ज कर दिए। ठीक है, या जो अपने पास राइट ऑफ डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं तो इनके राइट्स इनको चेंज करना, जैसे येस बैंक का एग्जांपल दिया मैंने आपको, या माइनिंग लीज है, इसके अंदर आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ये अधिकार सारे के सारे कहाँ से आते हैं जी? 31A से आते हैं। क्लियर? बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो पहली वाली इसकी कंडीशन है कि जो एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स यानी ज़मीन का जब अधिग्रहण होता है ना, वो भी बिना कंपनसेशन के, क्योंकि 31 क्या कहता है ना, कंपनसेशन देना जरूरी है। अब मान लो किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन पड़ी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ पे वो काम कर ले, यही बहुत है। बाकी जो 90 पड़ी वो तो उसके काम ही नहीं आ रही, वो इस्तेमाल ही नहीं करने लग रहा, वो वेस्ट पड़ी है। उसकी जगह पे अगर और कोई काम करता तो 9 बंदे काम कर सकते थे 10-10 की लिमिट के हिसाब से, और वो अपना रोज़गार चला सकते थे। क्लियर? और देश की GDP में कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो हम एक कानून बना रहे हैं जिसके अंदर हम ये लिमिट कर रहे हैं, क्या बोला कि या तो आपके पास 10 एकड़ की ज़मीन हो, या आप उस ज़मीन के ऊपर अपनी खुद की फसल बोने लग रहे हो, आप वहाँ पे काम करने लग रहे हो, तब तो उसके लिए हम क्या देंगे? आपको कंपनसेशन देंगे। लेकिन अगर आप उस ज़मीन का कुछ इस्तेमाल ही नहीं करने लग रहे हो और वो आपकी 10 एकड़ से ज़्यादा है, तब वो ज़मीन हम अधिग्रहण में ले लेंगे, अपने एक्वायरमेंट कर लेंगे और आपको एक पैसा भी नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ें किस में आ गई? 31A में आ गई। क्लियर? तो जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये इसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, पढ़ लेना। क्लियर? अब मेन बात ये चीज़ आती है कि जो ज़मीन होती है ना, लैंड जो होती है, वो स्टेट के अंडर आती है। स्टाम्प ड्यूटी आपने सुना होगा, जो स्टाम्प ड्यूटी की जितनी भी कमाई होती है वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाती। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है तो जो इसकी एक्वायरमेंट की जो पॉलिसी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को ही बनानी चाहिए, सेंटर को नहीं बनानी चाहिए। क्लियर? तो जो प्रोटेक्शन है 31A के अंडर, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए लॉज को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए लॉज को नहीं मिलेगी जब तक कि उसके ऊपर साइन प्रेसिडेंट के ना हो। आमतौर पे क्या होता है कि चलो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, क्योंकि जो लैंड होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो एक्वायरमेंट के रूल्स बना सकती है, वो लॉ बना के लेके आ गई। लेकिन जो रूल्स बनते हैं, जो लॉ बनता है, वो लॉ किससे साइन होते हैं? गवर्नर से साइन होते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशल ये वाली चीज़ देख लो, अगर उसको चैलेंज करने से रोकना है
क्योंकि गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएगी वो चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। अगर आप चाहते हो कि वो रुक जाए, उसको चैलेंज ना किया जाए, तो खास कंडीशन क्या है कि उसके ऊपर गवर्नर के नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के साइन होने चाहिए। अगर उसके प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो 31A प्रोटेक्शन दे देगा उस लॉ को, वो सुप्रीम कोर्ट फिर देखेगा ही नहीं कि उस लॉ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। क्लियर? तो ये सेकंड पॉइंट ने बोल रखा है। आगे बढ़ते हैं 31B। अब 31B का केस वो है जो मैं आपको 9th शेड्यूल का बताने लग रहा था कि 31B में ये लिखा हुआ है कि भाई 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी लॉज होंगे ये सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे। ये बात लिख रखी है, पहली लाइन में आप पढ़ सकते हो। सेकंड में उस केस का जिक्र है IR कोहेल्हो केस। यूपीएससी के अंदर 2015 या 16 के अंदर मेंस का क्वेश्चन आया था कि IR कोहेल्हो केस को डिफाइन कीजिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि जो IR कोहेल्हो केस है इसी के अंदर कहा गया था कि आप किसी भी लॉ के ऊपर ब्लैंकेट नहीं लगा सकते, और ब्लैंकेट लगा के आप जुडिशियल रिव्यू से उसको बाहर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू आपका क्या है, एक बेसिक फीचर है। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक बात होगी पक्की। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 31C। ये क्या कहता है? देखो, हमारे पास एक DPSP है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। DPSP हम फंडामेंटल राइट्स के बाद स्टडी करने वाले हैं। उसके अंदर आर्टिकल 39 है, और 39 के अंदर भी सब आर्टिकल है उसका B और C। B ये कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। इक्विटेबल, इक्वल नहीं बोला, इक्विटेबल बोला है। अब इक्विटेबल का मतलब समझो। इक्विटेबल का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये अपने पास एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार के इस साइड कोई गेम होने लग रहा है। एक आदमी है, उसकी हाइट, ये ज़मीन है हमारे पास, ठीक है, इस आदमी की हाइट सही है, एक इसका बच्चा है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। अब मान लो इनको स्टूल देना हमें, तो आप बताओ, अगर दोनों को हम चाहते हैं कि मैच देखें उस दीवार की परली तरफ, तो इन दोनों को आप इक्वल हाइट का स्टूल दोगे या अलग अलग हाइट का स्टूल दोगे? अगर आपने बराबर बराबर हाइट का स्टूल दे दिया तो वो है इक्वल, लेकिन अगर आपने दोनों को इस तरीके का स्टूल दिया कि भाई इसको भी दिखे और इसको भी दिखे, तो ओबियसली वो स्टूल इक्वल हाइट का नहीं होगा। लेकिन जो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये क्या कहलाएगा? इक्विटेबल कहलाएगा, कि एट लास्ट रिजल्ट दोनों के लिए सेम है। हमने जो चीज़ दी वो सेम नहीं दी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो क्या है? सेम है। तो ये फ़र्क होता है इक्वल में और इक्विटेबल में। तो याद रखना कि ये क्या कहता है 39B, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जी आपके राशन कार्ड के लिए। आपने देखा होगा राशन कार्ड के पीला रंग होता है, एक नीला रंग होता है, और पिंक कलर भी होता है, गुलाबी कलर भी होता है। इनके ऊपर क्या होता है जी, अगर आप पिंक कलर लेके जाओगे या पीला कार्ड लेके जाओगे तो आपके पास जो वहाँ पे अनाज होता है उसके रेट बहुत ही कम हो जाते हैं। और अगर आपके पास एक हरे रंग का राशन कार्ड है तो आपके जो रेट होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो आप आर्टिकल नंबर 14 का सहारा लेके कोर्ट में जा सकते हो कि ये क्या, यहाँ पे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ही नहीं, उसको सस्ते में दिया जा रहा है, मेरे को महंगे में दिया जा रहा है, ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के वोलेशन होने लग रहा है कोरा कोरा। तो वहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 14 क्या हुआ? वोलेट हुआ। और जब ये वोलेशन होने लग रही है तो आर्टिकल नंबर 39B वो आपकी इस वोलेशन को कहेगा कि भाई सही होने लग रही है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 39 का कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जिसके पास पीला राशन कार्ड है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम उसको मरने भी नहीं दे सकते, इसलिए उसको सस्ते में ही पैसा राशन देने लग रहे हैं। तुम्हारे पास एक सही स्टैंडर्ड लिविंग है, ठीक है, तो तुम पैसा दे सकते हो, तो तुमसे हम नॉर्मल रेट लेने लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वोलेशन किसका हुआ? आर्टिकल 14 का। क्यों हुआ? आर्टिकल नंबर 39B की वजह से हुआ। क्लियर? इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 39C क्या कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपके वे सारे के सारे संसाधन जिसके ऊपर आप कब्जा करके बैठे हो, लेकिन वो आप इस्तेमाल भी नहीं करने लग रहे हो, सिर्फ कब्जा करके बैठे हो, ठीक है, तो सरकार यहाँ पे आती है और आके आपसे वो ज़मीन कह लो या वो आपसे फैक्ट्री कह लो या रिसोर्सेज कह लो, आपसे छीन लेती है। तो ये जो अधिकार है ये क्या है? ये अपने आप में आर्टिकल नंबर जो आपका 19 हो गया, जिसके अंदर पहले आपके पास क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, उसका वोलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 उसका वोलेशन हो रहा है कि किसी से तो ले रहे हो और किसी को छोड़ रहे हो।
जैसे हमने अभी बात की थी कि 10 एकड़ की हमने एक लिमिट बना दी कि 10 एकड़ जिनके पास है उनसे ज़मीन नहीं लेंगे, लेकिन 10 एकड़ से ज़्यादा जिनके पास है उनसे ले लेंगे ज़मीन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ कि ज़मीन लेनी है तो सबसे लो, लेकिन नहीं ले रहे तो फिर किसी से भी मत लो। लेकिन हम कह रहे हैं कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल नंबर 39C है, इसको लागू करने के लिए ज़रूरी है कि भाई ये वायलेशन होता है तो होने दो। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे लिखी गई है, ये बात लिखी गई है आर्टिकल नंबर 31C में। आर्टिकल नंबर 31C इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डीपीएसपी के बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड घूमते फिरते आते हैं आपके। है ये क्या फंडामेंटल राइट, लेकिन इस पूछा किस में जाएगा, जब आप डीपीएसपी का चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना कि जब भी आर्टिकल नंबर 39B 39C आप इसको इन्वोक करोगे तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं तो होने दो, इसमें सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, किसी की भी नहीं सुनेगी। क्लियर? तो ये था आपका 31C। तो एक बार फटाफट देख लो, जो 39 आपके पास ए था इसमें एक्वायरमेंट की बात क्या रखी है, कुल मिला के सारी की सारी, ठीक है। और 39B में 9th शेड्यूल की बात कर रखी है, और 39C में मेनली क्या बात कर रखी है कि एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वो हम होने नहीं देंगे, इक्विटेबल रखेंगे सबको। और 31C के अंदर खास एक जो लाइन है ना जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो क्या है कि वेयर आर्टिकल, जो इसका सेकंड पॉइंट है, वेयर आर्टिकल 39B और 39C कम्स, आर्टिकल 14 और 19 गोज। ये लाइन अपने आप में एग्जाम में पूछी जाती है एज इट इज़, तो ध्यान रखना इस लाइन का, ठीक है। आगे देखते हैं फीचर्स के बारे में फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। यानी हमने आर्टिकल तो सारे के सारे पढ़ लिए, अब इनका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि अपने फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि कोई भी फंडामेंटल राइट आपको 100% गारंटी नहीं दे रहा है, हर एक के साथ एक्सेप्शंस है, हर एक के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए वो क्या है, क्वालिफाइड है। सेकंड कहता है कि दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, कि ये ऐसे नहीं है कि एक बार बन गए तो बन गए, परमानेंट हो गए, इसको चेंज किया ही नहीं जा सकता। अभी हमने देखा था आर्टिकल नंबर 19 के अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हटाया, ठीक है। उसी के अंदर याद करो जब हम 19 कर रहे थे हमने बात की थी एसोसिएशन और यूनियन बनाने की, तो ओरिजिनली क्या रखी थी, लेकिन हम एक अमेंडमेंट लेके आए 97 2011 जिसके बाद हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी उसमें ऐड कर दिया। तो इन्हीं एग्जाम्पल से आप क्लियर कर लोगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सैक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है, इनको चेंज किया जा सकता है, बाकायदा बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फिर थर्ड कहता है कि कुछ तो ऐसे हैं जो नेगेटिव नेचर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव नेचर के हैं। इसका क्या मतलब है, कोई भी छुआछूत नहीं करोगे, ये हो गया नेगेटिव नेचर, ठीक है। सभी को घूमने का अधिकार है, एंजॉय करो, ये हो गया आपका पॉजिटिव नेचर। तो कुछ तो ऐसे होंगे जो नेगेटिव नेचर के हैं और कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव नेचर के हैं, कुछ करने के लिए कहता है, कुछ ना करने के लिए कहता है कि ये रोकता है। फिर नेक्स्ट कहता है जी इनको सस्पेंड किया जा सकता है, ऑब्वियसली सस्पेंड किया जाता है। एक जो मेजर इसका पॉइंट होता है वो होता है, कोज होता है, सॉरी, वो होता है नेशनल इमरजेंसी, कि जब नेशनल इमरजेंसी आती है ना तो इनको सस्पेंड, सबको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 यानी जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी, उसके बाद जनता दल की पार्टी आई थी, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि नेशनल इमरजेंसी के केस को बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया गया और बड़े बड़े लीडर्स को जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे उनको बिना किसी कार्रवाई के, बिना सूचना के, बिना किसी प्रोसेस के जेल में ठूस दिया और कईयों को अंडरग्राउंड कर दिया। तो इसलिए ये कंडीशन दोबारा पैदा ना हो, इसलिए 44th अमेंडमेंट लेके आए 1978 में जनता दल, और उन्होंने कह दिया कि नेशनल इमरजेंसी लग भी जाए तो लग जाए, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर कुछ भी इनके साथ छेड़छाड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके आप इनको दोबारा रिवाइव करवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। क्लियर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका फोर्थ पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक। उसके बाद आर्टिकल नंबर 31A, B, C इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। टोटली और टोटली एक्सेप्शंस है, लिमिटेशंस है फंडामेंटल राइट की,
ठीक है। जैसे 31A है, उसने हम 19 में पढ़ के आए थे कि आप बिजनेस करो, आपका अधिकार है, वो आपका बिजनेस रहेगा। लेकिन 31A में क्या कह दिया कि अगर आपका बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे पहुंच गया और आपका जो वो बिजनेस है वो डूब गया तो सरकार उसके ऊपर अधिग्रहण कर लेगी। जैसे येस बैंक का एग्जाम्पल था। 31B में हमने देखा 9 शेड्यूल के अंदर जो आ गया उसको आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा ही नहीं सकते। और C में हमने देखा कि यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो छीनी जा सकती है, किस बेस पे कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। क्लियर। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन डालने लग रही है आपके फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नेक्स्ट कहता है कि कुछ तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनफोर्स होने लग रहे हैं। डायरेक्टली एनफोर्स होने का क्या मतलब है, जैसे 14 है, 15 है, डायरेक्टली एनफोर्स हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जिनके लिए लॉ बनाने की ज़रूरत है। लॉ बनाने की ज़रूरत कैसे है, जैसे आपका आर्टिकल नंबर 17 था अनटचेबिलिटी, वहाँ पे आपको लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी। आपका आर्टिकल नंबर 23, 24 था, वहाँ पे आपको लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी ताकि आपका एक्सप्लोटेशन ना हो। ठीक है। तो कुछ तो ऐसे जो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है, जैसे आपका आर्टिकल नंबर 21 है। 21 के लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, जीने का अधिकार है, जीते रहो, अब इसकी क्या लॉ की ज़रूरत है। ठीक। लेकिन अगर मान लो एक्सप्लोटेशन की बात करोगे, बच्चों के काम करने की बात करोगे, तो वहाँ पे लॉ बनाने की जरूरत है कि भाई इनोसेंट वर्क में अगर वे इन्वॉल्व हैं तो काम करते रहें, लेकिन हजार्डस या हार्मफुल कंडीशन में है तो वहाँ पे काम नहीं करने देंगे बच्चों को जो 14 साल से कम के हैं। तो ये हो गए जी इसके फीचर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो एक्स्ट्रा आपका लेक्चर बढ़ाने के लिए मैंने इसमें दिए, सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भी राइट है या नहीं है। एसएससी पास तक नहीं फटकेगा इस वाली स्लाइड के, ये सिर्फ यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि कुछ राइट्स हमारे ऐसे होते हैं वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। क्या है, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये आपको मिले हुए हैं। ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे वोलेशन होती है तो वोलेशन होने के बाद मेरा ये क्वेश्चन है कि आप 32 के तहत इंसाफ मांगने जाओगे या 226 के तहत जाओगे। तो जवाब ये है जी कि 32 सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग केसेस को हैंडल करता है, लेकिन जो लीगल राइट्स हैं अगर वो वोलेट होते हैं तो आप 226 के सहारे हाई कोर्ट में जा सकते हो। यानी 32 गलत आंसर होगा, 226 आपका सही आंसर होगा। ठीक है। तो ये कुछ वे राइट हैं जो आपके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में नहीं है लेकिन उससे बाहर हैं। कौन कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 265, आप कोई भी टैक्स देते हो तो उस टैक्स के रिगार्डिंग कोई लॉ होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन, कोई फार्मूला होना चाहिए, तभी आप टैक्स दोगे, अदरवाइज आपसे कोई टैक्स नहीं मांगा जाएगा। यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ वो सिर्फ आपसे टैक्स ले सकती है और एक कैलकुलेशन के हिसाब से ले सकती है, अदरवाइज नहीं। फिर आर्टिकल आ गया 300A, इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो 19F में था राइट टू प्रॉपर्टी जो 31 में था, ठीक है, उन वहाँ से ख़त्म करके उनको कहाँ पे डाल दिया, उनको डाल दिया आपके 300A पे। अब बात ये आती है कि संविधान के अंदर तो है ना, गए तो नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ गया कि वो फंडामेंटल राइट में थे या फिर वो लीगल राइट में चले गए। देखो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। पहली बात तो ये है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना उसके अंदर जो भी छेड़छाड़ करनी होती है उसकी एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही मुश्किल होता है वो चेंज करना। लेकिन अदर सिंपल जो राइट्स होते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा झगड़ा नहीं रहता। दूसरी बात, अगर आप देखोगे जो फंडामेंटल राइट्स है अगर उसके वोलेशन के हिसाब से आप सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंच जाते हो, मामला लटक जाता है सालों तक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाओगे तो मामला लोअर कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब तक सरकार को जो करना है वो कर लेती है। तो सरकार ने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी आज़ादी के लिए क्या किया, इसको लीगल राइट बना दिया। लेकिन देखो जो सिटीजन्स थे उनके बारे में भी सोचना था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में से बिल्कुल इसको ख़त्म नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 301, जो कि आपको एक तरीके से पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस करने का या फिर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है कि आपका जो ट्रक है वो सब्जियां लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, इस तरह की आज़ादी देती है। तो वो है आपके पास आर्टिकल नंबर 301। तो याद रखना आपके पास तीन राइट ऐसे हैं 265, 300A और 301। ये तीन राइट ऐसे हैं जो पार्ट 3 में नहीं है लेकिन वो राइट है। यानी यहाँ पे कोई भी वोलेशन होता है तो आप 226 का सहारा लेके हाई कोर्ट में जा सकते हो। क्लियर। ठीक। तो इसी के साथ भाई आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अच्छे से कवर किया है, पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये चैप्टर आपका पूरा होता है।
इस वीडियो के बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो फंडामेंटल राइट्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं यूपीएससी में जो पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनेगी। क्लियर? तो इसी नोट के साथ आज हम अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।